आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। कक्षा 10 के मेरे सभी जो बच्चे हैं उनको मैं परीक्षा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, आपका टाइम टेबल निकल चुका है। 24 मार्च से आपका परीक्षा होने जा रहा है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है ना। और अब आपको विस्तार से पढ़ने के लिए समय नहीं है। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे बेहतर से बेहतर नंबर आप परीक्षा में गेन कर सकें। तो उसका एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। यह छोटा सा वीडियो आपको परीक्षा में 6 नंबर निश्चित तौर पर दिलवाएगा। कितना नंबर? 6 नंबर निश्चित तौर पर दिलवाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। मात्र इसी वीडियो का अगर आप तैयारी कर लें तो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार निश्चित है आना, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये दावा कोई गलत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इन उदाहरणों को, इन परिभाषा को मैं सरल ढंग से रस का, छंद का, अलंकार का, हर चीज़ का मैं परिभाषा देने का प्रयास किया हूँ। आप इसको याद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब 6 नंबर फिक्स है आना है, 70 में 6 नंबर फिक्स ही है, इतनी छोटे वीडियो से आना है, तो आपको उसकी तैयारी तो हर हालत में करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए देखिए, अगर आपको कंप्लीट वीडियो प्राप्त करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हिंदी गद्य का एक अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी काव्य का अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी संस्कृत वाले भाग का अलग प्लेलिस्ट है, रस छंद अलंकार यानी व्याकरण का एक अलग प्लेलिस्ट है। इन चारों प्लेलिस्ट को आप बढ़िया से तैयार कर लें। जो टॉपिक आपको कंफ्यूज हो रहा हो, जो चाहे गद्य का, चाहे काव्य का, चाहे संस्कृत का, जो चीज़, जो प्रश्नोत्तर आपको नहीं आ रहा, उस सिस्टमेटिक ढंग से मैं सभी पाठों का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से उसकी तैयारी कर लीजिए। यहां से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित है, अगर पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 90 से प्लस नंबर आपको आना ही आना है, 90 से ऊपर नंबर आपको आना ही आना है। चलिए आइए देखिए, रस की बात अगर किया जाए तो रस आपको यहाँ 2 रस पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है और एक करुण रस पढ़ना है। यहाँ अथवा करके आएगा परीक्षा में, कोई एक ही आपको लिखना है। तो मैं दोनों का परिभाषा यहाँ दे दे रहा हूँ, आप इसको देखिए। रस की जो परिभाषा है, हास्य रस की जो परिभाषा है, हास्य रस किसे कहते हैं इसको देखिए। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। बस इतना ही आपको याद करना है। उदाहरण आपको ये याद कर लेना है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। आप इसको याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अब इसका स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये सब थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो इसका स्थायी भाव देखिए हास है। आलंबन की बात किया जाए तो दूसरे के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, ये सब है। उद्दीपन की बात किया जाए तो हास उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं हैं। अनुभाव की बात अगर किया जाए तो ओठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना, ये सब है। और संचारी भाव इसका क्या है, आलस्य, निद्रा इत्यादि स्थायी भाव है। इसको रट लेंगे, आपका 2 नंबर आना ही आना है। अथवा अगर आपका करुण रस का परिभाषा है, अथवा करके ही आएगा, दोनों आएगा। मैं बता रहा हूं कि दोनों आएगा, और दोनों में से कोई एक अगर याद कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों याद कर लें तो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ करुण रस की परिभाषा जो है, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ क्या होता है, करुण रस का करुण रस होता है। दोनों परिभाषा सेम है, बस केवल उसमें अस्थाई भाव हास हो जाएगा, इसमें अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, बाकी परिभाषा सेम है। उदाहरण देखिए, प्राण प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लयमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। आप अगर 4 लाइन है, चाहे तो 2 लाइन भी याद कर सकते हैं, 2 लाइन याद करके आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। और इसी चैनल के आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ बहुत सारा लिंक दिया हुआ है
कम से कम 4-5 लिंक वहाँ है, उन सभी लिंकों के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी का वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। गद्य का, पद्य का, संस्कृत का, व्याकरण का सब मिल जाएगा। देखिए अब जो है कि आप करुण रस का जो अस्थाई भाव क्या है, आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, इसको देख लीजिए। अब देखिए इसमें अस्थाई भाव शोक है, आश्रय की बात किए तो माता यशोदा क्या है, आश्रय है, कृष्ण क्या है, आलंबन है, और कृष्ण का मथुरा रह जाना क्या है, उद्दीपन है, और इसके बाद से रुदन, विलाप ये क्या है, ये सब अनुभव हैं, और स्मृति तथा विषाद ये सब क्या है, संचारी भाव हैं। तो इस तरह से करुण रस का मार्मिक व्यंजना हुई है। अब आइए छंद की बात किया जाए। यहाँ से आपको छंद भी 2 नंबर का आना ही आना है, जिसमें सोरठा देखिए बहुत छोटा छोटा और सरल परिभाषा के माध्यम से आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, तैयार करवा दे रहा हूँ। देखिए सोरठा छंद किसे कहते हैं, इसके परिभाषा क्या कर रहा है कि सोरठा जो है कि दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है, सोरठा जो है कि दोहे का उल्टा होता है, इसको समझिए आप। और सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या है, रहीमन मोहिन सुहाय अमी पियावत मान बिनु जो बिस देई पियाई प्रेम सहित मरिबो भलो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका उदाहरण लिख लेंगे और इसमें देखेंगे कि 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में नहीं बल्कि प्रत्येक पंक्ति की बात अगर किया जाए तो इसमें 24 मात्राएं हैं, जिसमें 13 मैं रोला की बात कर रहा हूँ। हाँ उदाहरण मैं यहाँ आपको 1 मिनट सर फिर से देख लीजिए। उदाहरण आप इतना ही लिख लेंगे बस। इस उदाहरण के बाद से आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो मात्रा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय में आपको बताया गया होगा कि लघु वर्णों पर 1 मात्रा और दीर्घ पर आपका 2 मात्रा होगा, जिससे र और ह पर 1-1 मात्रा हो जाएगा। ऐसे समझिए, र और ह पर 1-1 मात्रा, ठीक है ना। म पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, मो पर 2 मात्रा, ह पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, सु पर 1, हा पर 2 और य पर 1। अब आप गिन सकते हैं 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 रहीमन मोहिन सुहाय अमी पिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर यहाँ हो रहा है 2 1 3, हाँ तो 4 2 6 2 8 9 10 11 और यहाँ देखिए इसमें आएगा 13, ये 11 है और यहाँ हो जाएगा 13। इस तरह से आप मात्रा की जब गणना करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं खूब बढ़िया से, ठीक है ना। आगे देखिए, रोला। रोला क्या है, इस मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यति माने रुकना, विराम, या जिसको कामा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है, देखिए बहुत छोटा सा उदाहरण, आप इसको याद कर लीजिए। मैं उर्मेल लसी कांत अरुणोदय लाली किरणों से मिल दिखा रही श्री कांति निराली। तो ये 2 उदाहरण, 2 लाइन के उदाहरण आप इसको तैयार कर लेंगे, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो रोला आएगा और सोरठा आएगा, इस दोनों में से कोई आप एक तैयार कर लेंगे, या फिर चाहे तो दोनों तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अलंकार। अलंकार में आपको क्या करना है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ आपको पढ़ना है। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, देखिए जहाँ किसी की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां किसी की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, मतलब उससे उसकी तुलना किया जाए, उपमा किया जाए, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। देखिए, दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करें, यहाँ बालक राम के दांतों की चमक बिजली के समान बताई गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक की बात अगर किया जाए तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए रूपक अलंकार जो है कि इसकी परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए, मतलब दोनों में कोई भेद न रह जाए। उपमान और उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए और उसमें कोई भेद भी न रहे, वहीं पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौहरी राई। अब इसमें क्या है, यहाँ ईश्वर के चरण और कमल में अभेद किया गया है, ईश्वर के चरण और कमल में यहाँ अभेद किया गया है, इसलिए यहाँ आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अगर उत्प्रेक्षा की बात किया जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, क्या
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ शब्द होते हैं, इसको जान लीजिए, जैसे मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इव, ये सब शब्द आते हैं, ये उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं। इसका अब उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण भी बहुत शानदार है। उस काल मानो मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ क्या है, क्रोध में हवा के बेग की और तन में सागर की संभावना व्यक्त की गई है। कहाँ कहाँ, क्रोध में हवा के बेग की संभावना व्यक्त की गई है और सागर और तन में सागर की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जबरदस्त कीजिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि एक बार मेरे चैनल के सभी प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका निश्चित है यह पेपर बहुत ही शानदार होगा। और पूरा का पूरा ध्यान देकर के अगर आप ये मतलब वीडियो को, जो ज़रूरत है, ज़रूरत का वीडियो, क्योंकि पूरा तब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको पढ़ने के लिए समय है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिए और निश्चित है कि आपका 90 से ज़्यादा नंबर आना ही आना है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।